हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। यह है आपका लेक्चर नंबर 8। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें हमने क्वेश्चन देखा था लास्ट वीडियो में कि शिक्षा दर्शन के प्रयोग के लिए पथ प्रदर्शक है, उपयुक्त कथन की विवेचना कीजिए। और इसके अंतर्गत एक चीज़ और हमने देखा था कि ये क्वेश्चन था लार्ज में, जिसमें था आदर्शवाद में पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए और शिक्षण उद्देश्यों का भी वर्णन कीजिए। तो इसमें हमने देखा था आदर्शवाद के शिक्षण उद्देश्य वीडियो नंबर 7 में, यानी कि लेक्चर नंबर 7 में। और आज हम देखेंगे आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, और इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आदर्शवाद और शिक्षण विधि। तो चलिए देखते हैं आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य को संपन्न करने का साधन होता है। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य आत्मोन्नति मानते हैं और इसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, पाठ्यक्रम शिक्षा के लिए उद्देश्य का कार्य करता है। किसी भी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक होता है। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य उस समय आत्मोन्नति यानी मोक्ष प्राप्त करना था और इसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण भी किया जाता था। पाठ्यक्रम के संबंध में प्रसिद्ध आदर्शवादी के विचार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है प्लेटो के पाठ्यक्रम संबंधी विचार। प्लेटो जो कि आदर्शवादी शिक्षा से संबंधित थे। प्लेटो के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति करना है। यहाँ पर भी प्लेटो के अनुसार जो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जो उनके शिक्षा का भी उद्देश्य था, वो था आत्मानुभूति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना। आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए 3 शाश्वत मूल्य बताए गए थे। ये भी हमने कल देखा था, सत्यम, शिवम और सुंदरम। और इन्हीं शाश्वत मूल्यों को फॉलो करके व्यक्ति अपने जीवन में आत्मोन्नति करता था, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करता था, जो मनुष्य के बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक क्रियाओं से संबंधित है। सत्यम, शिवम, सुंदरम क्या है? बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक क्रियाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर निम्न में पाठ्यक्रम से संबंधित किया जाना चाहिए। आत्मानुभूति हेतु मनुष्य की क्रियाएं क्या क्या होनी चाहिए, देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है प्लेटो के अनुसार। तो चलिए देखते हैं। सत्यम, जिसमें बौद्धिक विकास यानी कि भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान। बौद्धिक विकास के अंतर्गत ये आपके 6 सब्जेक्ट्स आते थे। और शिव यानी कि नैतिक विकास, धर्मशास्त्र, आध्यात्म शास्त्र और नीति शास्त्र, इसकी शिक्षा दी जाती थी। और सुंदरम में सौंदर्यात्मक यानी संगीत, कला और कविता की शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से सत्यम, शिवम, सुंदरम ये 3 तरह के बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और सौंदर्यात्मक विकास के अंतर्गत आते थे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हर्बर्ट के पाठ्यक्रम संबंधी विचार क्या थे। हर्बर्ट ने मनुष्य की आत्मोन्नति के लिए चारित्रिक विकास पर बल देते हुए पाठ्यक्रम को 2 पक्षों में विभाजित करते हैं, मुख्य विषय और गौण विषय। यहाँ पर हर्बर्ट ने मनुष्य को आत्मोन्नति के लिए चारित्रिक विकास पर बल दिया। अगर कहा जाए तो हर्बर्ट ने आत्मोन्नति के लिए किसको माध्यम माना है? चारित्रिक विकास को। और जो पाठ्यक्रम थे उन्होंने उसको 2 पक्षों में विभाजित किया। वो है आपका, पहला है मुख्य विषय और दूसरा है गौण विषय। उनके अनुसार भाषा, साहित्य, इतिहास, कला, संगलत मुख्य विषय और भूगोल, गणित, विज्ञान को गौण विषय के रूप में रखा है। तो यहाँ पर इनके 2 मुख्य विषय कौन कौन थे? यहाँ पर जो मुख्य विषय के अंतर्गत थे वो थे भाषा, साहित्य, इतिहास, कला और संगलक। और जो भूगोल, गणित और विज्ञान, ये तीनों जो कि वैज्ञानिकता पर आधारित होते हैं, इन तीनों को क्या कहा कि ये गौण विषय हैं। हर्बर्ट के अनुसार इन दोनों विषयों का समन्वय करके मनुष्य का नैतिक या आध्यात्मिक विकास
किया जा सकता। और इन्होंने चारित्रिक विकास पर बल दिया और साथ ही जो इनके मुख्य विषय और गौण विषय थे इनको नैतिक या आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी साधन माना। यहाँ पे हम देखते हैं मानव क्रियाएं, मुख्य विषय और गौण विषय। तो मुख्य विषय में क्या क्या था? भाषा, साहित्य, इतिहास, कला और संगीत। और गौण विषय में क्या था? भूगोल, गणित और विज्ञान। यहाँ पर इन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया था और यहाँ पे 3 वर्गों में विभाजित था, बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक। और जो भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान ये बौद्धिक में आते थे। धर्मशास्त्र, आध्यात्म शास्त्र और नीति शास्त्र ये नैतिक विषय थे। और सौंदर्यात्मक के अंतर्गत आते थे संगीत, कला और कविता। और यहाँ पर क्या था? जो 2 मुख्य विषय थे, जो यहाँ पर मुख्य विषय और गौण विषय 2 तरह के विषय थे। तो मुख्य विषय में था भाषा, साहित्य, इतिहास, कला और संगीत। और गौण विषय में था भूगोल, गणित और विज्ञान। तो इस तरह से दोनों विषयों को मिला के व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रास के पाठ्यक्रम के संबंधी विचार। इसके पहले हम लोगों ने देखा प्लेटो के अनुसार और हर्बर्ट के अनुसार। प्लेटो ने सत्यम, शिवम, सुंदरम पर आधारित विषयों को माना और हर्बर्ट ने मुख्य विषय और गौण विषय के रूप में और चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक और नैतिक विकास को मुख्य माना। तो चलिए रॉस के अनुसार देखते हैं। रॉस के अनुसार व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना होना चाहिए। रास के अनुसार मानव में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं और आध्यात्मिक क्रियाएं। उनका यह विश्वास था कि मनुष्य का आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। रास के अनुसार इन दोनों क्रियाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निम्न स्वरूप होना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे रास के अनुसार व्यक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। और उसके यहाँ पर आगे देखते हैं कि रास के अनुसार ये भी है कि मानव में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं और आध्यात्मिक क्रियाएं। और आध्यात्मिक क्रियाएं तभी संभव हैं जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा, यानी कि उनका शारीरिक विकास होगा। इसका मतलब ये है कि जो शारीरिक विकास है वो आध्यात्मिक विकास के लिए मस्ट है, या आध्यात्मिक विकास शारीरिक विकास पर डिपेंड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर इनके अनुसार क्या है? मानव क्रियाएं हैं जिनमें शारीरिक क्रियाएं आती हैं और आध्यात्मिक क्रियाएं आती हैं। शारीरिक क्रियाओं में देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। स्वास्थ्य, विज्ञान, शारीरिक कुशलता के विषय और व्यायाम, ये सारी चीज़ें आती हैं। और आध्यात्मिक क्रियाओं में देखते हैं जिसमें बौद्धिक क्रियाएं हैं, नैतिक क्रियाएं हैं, सौंदर्यात्मक क्रियाएं और धर्म संबंधी क्रियाएं हैं। तो बौद्धिक क्रियाओं में क्या क्या आता है? भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरह से प्लेटो ने बौद्धिक क्रियाओं को डिवाइड किया था, इसे वही सारे सब्जेक्ट इसमें भी ज़्यादातर हैं। भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान ये सब उसमें भी थे बौद्धिक क्रियाओं में। और यहाँ पर हम रॉस महोदय के अनुसार देख रहे हैं तब भी इनके में भी बौद्धिक क्रियाएं, नैतिक क्रियाएं, सौंदर्यात्मक क्रियाएं, ये तीनों तो सेम है, बस इसमें शारीरिक क्रियाएं हैं और धर्म संबंधी क्रियाएं अलग हो गई हैं। तो नैतिक क्रियाओं में क्या क्या है? इनके नीति शास्त्र है, आचार शास्त्र है, ललित कलाएं हैं जिसमें आदि सौंदर्य बोध से संबंधित कलाएं हैं। और धर्म संबंधी क्रियाओं में क्या है? दर्शन, धर्मशास्त्र और आध्यात्म शास्त्र। तो इस तरह से हम देखते हैं रॉस के अनुसार जो उनकी शारीरिक क्रियाएं और आध्यात्मिक क्रियाओं के आधार पर ही व्यक्ति के विषय को विभाजित किया जाता था। और शारीरिक क्रियाओं में तो स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलता के विषय और व्यायाम, भाषा, ये सारी चीज़ें आते थे। और आध्यात्मिक में एक तरह से हम कह सकते हैं बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक आते थे, जो कि प्लेटो के सत्यम, शिवम, सुंदरम पर आधारित थे, एक तरह से कह सकते हैं। और धर्म संबंधी जो अलग था, दर्शन और धर्मशास्त्र और आध्यात्म शास्त्र, ये इसके अंतर्गत आते थे। तो चलिए देखते हैं नंबर 4,
नन के पाठ्यक्रम संबंधी विचार। नन के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि उससे बालकों को सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास से परिचित किया जा सके। इसके लिए नन महोदय ने मानव क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग में व्यक्तिक एवं सामाजिक जीवन क्रियाओं को और दूसरे भाग में सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करने वाली सृजनात्मक क्रियाओं को रखते हैं। इन क्रियाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्न होना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे नन महोदय इस तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहते हैं बालकों के लिए जो सांस्कृतिक विकास से परिचित करा सके और बालकों का सामाजिक विकास भी करे। और इसके लिए इन्होंने मानव क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में इन्होंने कहा कि वे हैं व्यक्तिक एवं सामाजिक जीवन क्रियाओं को, और दूसरे भाग में इन्होंने सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करने वाली सृजनात्मक क्रियाओं को रखा। पहले भाग में क्या रखा? व्यक्तिक और सामाजिक, और दूसरे में क्या रखा? सांस्कृतिक, सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करने वाली सृजनात्मक क्रियाएं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना है। मानव क्रियाएं, व्यक्तिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन। व्यक्तिक तथा सामाजिक में इनके हैं शारीरिक स्वास्थ्य एवं व्यायाम, सामाजिक संगठन, नीति शास्त्र, धर्म, रीति रिवाज, सामाजिक शिक्षा। और सांस्कृतिक जीवन में क्या है? कला, संगीत, हस्तकला, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान। तो इस तरह से इनकी जो पाठ्यक्रम थे वो व्यक्ति तथा सामाजिक जीवन पर आधारित थे और सांस्कृतिक जीवन पर आधारित थे। तो दोस्तों आज के लिए बस हम पाठ्यक्रम ही देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। और खुश रहिए, मस्त रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।